अब बच्चे एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर लाहौर में, मुल्तान में, डिफरेंट जगह पे, आप उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करेंगे कि उन्हें या तो मेडिकल फील्ड की तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या फिर उन्हें रिपीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप क्या इन्हें मैसेज देंगे आप? मेडिकल प्रोफेशन अब तक पाकिस्तान में बाकी प्रोफेशन की निस्बत मेरे लिहाज से बेहतर है। अगर कोई बंदा अपनी मर्जी से अडॉप्ट करना चाहे ना, मिसाल के तौर पर एक बंदे का मेरिट बन गया, गवर्नमेंट का, प्राइवेट की भी बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट का मेरिट बन गया है, वो कहता है कि यार मैं गवर्नमेंट करूँ या ना करूँ, अगर वो मेरे से ये पूछना चाह रहा है तो मैं उसको कहूँगा कि गवर्नमेंट कर, ठीक है। और बाकी हर बंदे को ना मेरे ख्याल से अपने उसकी तरफ जाना चाहिए, शौक की तरफ जाना, पैशन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब मेडिकल पाकिस्तान में स्कोप है, ये है कि बस थोड़े मसले होते हैं, स्ट्रगल है जैसे हर फील्ड में होती है, लेकिन ये है कि अच्छी फील्ड है, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको ऑर्गेनाइज तरीके से रहना पड़ता है, आपको अपनी बच्चे क्या रूटीन अडाप्ट करें कि उनके अच्छे नंबर आए? एंट्री टेस्ट में जो मेरे से गलती हुई थी, और मैं सबको ये मशवरा देता हूँ कि ना अपनी चीज़ें ना ऑर्गेनाइज रखें, ठीक है। आपको ये है कि आप एट अ टाइम किस की किताबें भी पढ़ रहे हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक भी पढ़ रहे हैं, फेडरल भी पढ़ रहे हैं, इस तरह कभी पढ़ाई नहीं होगी, आप एंड में रिवाइज ही नहीं होगी। आप शुरू से ऑर्गेनाइज चीज़ें रखें, आप नोट्स बनाएं, आप जिस तरह से भी आपको लगता है कि ये आपने अगर ए लेवल से कोई चीज़ उठानी है, आप एक बुक मेजर रखें, बाकी चीज़ें ऐड करते जाएं। उसी बुक के ऊपर बच्चों लिखना है आपने, एक ही बुक याद करनी है जो आपकी प्राइमरी बुक हो, वो किप्स की हो, वो स्टार्स की हो, चाहे वो पंजाब टेक्स्ट बुक की हो, ऐसे। हाँ जी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मेजर चीज़ आती है वो है आपका प्रैक्टिस। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपको, अगर हमें लॉस कहीं हुआ है ना तो हमें हुआ है फिजिक्स में, क्योंकि हमारे टाइम फिजिक्स टफ थी और हम लोग ने ना इतनी, मतलब ये है कि हम न्यूमेरिकल्स वगैरह इतने नहीं सॉल्व किए थे, हम थ्योरी हमारी अच्छी थी, बायो में 88 में से 86 ठीक थे, हम सब के केमिस्ट्री में भी इसी तरह, मतलब एक दो गलत थे, लेकिन जब फिजिक्स की बारी आती है ना हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते थे। प्रैक्टिस जितने आप टेस्ट देंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज़ें आपकी मैटर करती है। बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये जो फिजिक्स है ये कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, इसमें जस्ट फार्मूलाज, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस और इनके यूनिट्स और इनकी डेरिवेशंस और इनको अदल बदल करना, जस्ट एक गेम है। आप इसको गेम के ऊपर आप जितना भी ग्रिप बनाएंगे ना उतनी ग्रिप बनती जाएगी। एक स्टेज आती है जहाँ पर आपको कोई स्टेटमेंट बोलता है ना न्यूमेरिकल की, आपको पता चल जाता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसमें ये चीज़ दी हुई है, इसमें ये फार्मूला लगेगा, मैं इसको सॉल्व करूँ, ठक जवाब। मैं कहता हूँ जितनी जल्दी फिजिक्स का पेपर होता है, अगर बंदे ने फिजिक्स अच्छी पढ़ी हो उतनी जल्दी बायो का पेपर भी नहीं होता है। ऐसे अगर फार्मूला आता है, आपको स्टेटमेंट समझ आ रही है, फार्मूला लगाओ और फ़ौरन जवाब, कैलकुलेटर आपके पास होता है पड़ा। अच्छा उसामा भाई, और क्या? और बायोलॉजी के लिए ना आपकी जो मेजर चीज़ है वो है आपकी सेल्फ स्टडी, ठीक है। आपको जितनी बुक की वर्डिंग याद होंगी, आपको जितनी लाइंस याद होंगी, जितना आप कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, आपके एमसीक्यू सॉल्व होगा, ठीक है। बायो और केमिस्ट्री के लिए अंदर मोस्टली आपकी सेल्फ स्टडी मैटर करती है, और जो इंग्लिश है और साथ में फिजिक्स है, इसके लिए आपकी प्रैक्टिस। इंग्लिश के आप रूल्स को जितना रटा लगा लेना आपसे नहीं होगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपको एक चीज़ बार बार आएगी, आप बार बार उसको सही कर रहे होंगे, आपको रीज़न पता होगी, इंग्लिश के अंदर आप चल सकते हैं। फिजिक्स में आप कर रहे हैं न्यूमेरिकल, ये मैं यूँ कर रहा हूँ, ये फार्मूला इसको इधर, मतलब सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, फिर आपकी समझ आएगी। भाई ये जो मैं जो टेस्ट लेता हूँ बच्चों से वीडियो कॉल पे और सामने बच्चों को बिठा के उनसे फार्मूलाज पूछना, उनसे बायो का टू द पॉइंट, पिन पॉइंट मैं क्वेश्चंस करता हूँ बच्चों को सामने बिठा कर। उनका टेस्ट जब होता है, एक बच्चा टेस्ट दे रहा होता है, उससे मैं 15 से 20 क्वेश्चंस पूछता हूँ। सेम टाइम बाकी 6 बच्चे लिख रहे होते हैं वही चीज़ें, फिर दूसरे की बारी आती है, फिर वो भी लिखना शुरू करता है, बाकी 6 लिख रहे होते हैं, फिर वो सुनाना शुरू करता है। इस तरह एक चैप्टर में से 60 से 70 बातें ऐसी आती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। ये आप तब ग्रिप हासिल करोगे बायो के ऊपर जब आप याद करो, जब आप क्रैमिंग करो, जब आप वर्ड टू वर्ड, जब पेपर में लाइन आए ना आपको पता हो कि भाई ये फलां चैप्टर, फलां सफ़ा, फलां लाइन और यहाँ पर ये जवाब है। इस तरह अगर तैयारी करोगे फिर जाके ना याद होंगी चीज़ें। बायो की मैं बात कर रहा हूँ, सेम केमिस्ट्री में भी है, लेकिन केमिस्ट्री में सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट है वो समझने वाला, जिसमें आपको ना थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं कि बी एल्डिहाइड के रिएक्शंस, कीटोन के रिएक्शंस, वो मुश्किल नहीं है, वो बहुत ही आसान है। वो आसान तब कब होते हैं उसामा भाई, आप बताएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटिवली मुझे तो आसान लगी। मुझे जहाँ मसला आता था वो आता था फर्स्ट ईयर के जो एंड वाले चैप्टर नहीं है,
जो थे इलेक्ट्रोलाइट्स वाले चैप्टर जहाँ फार्मूले लगते थे, उसके अलावा उससे पीछे वो बैलेंसिंग द इक्वेशन और ये फर्स्ट ईयर में हमने वो छोड़ दिए होते हैं। असल में ना वो जो बच्चे गलती करते हैं ना, उन्होंने समझा हुआ ठीक नहीं होता, उन्होंने रट्टा लगाया होता है पैसे वाला। वो जब एमसीक्यू में आते हैं वो तब भी यही समझ रहे होते हैं कि ना हम इसमें ना याद करके चले जाएंगे और हमारा पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब जब वो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट उठाया होता है उसने, साल्ट ब्रिज की जो है और जो है ब्राइन क्या होता है और इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। वो बैलेंसिंग द इक्वेशन पूछता है, आसान सा क्वेश्चन होता है, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। सिर्फ ये है कि ना आपको रूल्स ही नहीं पता होता, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता होता, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता होता, आपको कुछ पता नहीं, आइडिया नहीं होता, आप क्वेश्चन गलत करके आए तो ऐसे भी। हाँ, और फिजिक्स जो है, फिजिक्स में हमारे दौर में ये होता था कि मैं स्कीम्स में पढ़ा हूँ मैं मोस्टली, तो स्कीम्स के अंदर हमें फिजिक्स के ना एक पेज दिया गया था, एक पेज था, एक फोटोकॉपी थी एक फाइल की सूरत में, वहाँ सारे फार्मूले लिखे होते थे और रोजाना हमसे ना 10-10 फार्मूला करके मतलब सुनते थे सर, कहते थे बेटा ये फार्मूले हैं आप याद करें, किससे भी रैंडम सर पूछते थे खड़ा करके, वो हमें इतने याद हो गए थे कि हम जब स्टेटमेंट देखते थे ना, अब स्टेटमेंट के अंदर जो डाटा गिवन था उसके अंदर हम देखते थे उसके अंदर फार्मूला कोई मैच करता होगा, बोला था वो आंसर, जैसे हम डाटा लिखते थे हम देखते थे ये वाली चीज, अच्छा ये फार्मूला उधर है, उसको यूं अगर इधर कर लेंगे, वो हम बहुत आसान। बच्चों जब देखो, जब एक जो चैप्टर होता है, ठीक है, उस चैप्टर के अंदर ना एक स्पेसिफिक लाइंस होती हैं उस स्टेटमेंट के अंदर कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, उस लाइन को समझना है। उस चैप्टर के कितने फार्मूले होंगे, 10-12 फार्मूले होंगे, ऐसे उस 10-12 फार्मूले में से आपने एक फार्मूला चूज करना होता है अकॉर्डिंग टू डाटा गिवन। इतना आसान सा काम है। अगर मेडिकल फील्ड में सिर्फ, अगर मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक मेहनत की बात है, वो सिर्फ तब होती है जब वो आप 4 साल स्ट्रगल करके आए होते हैं मैट्रिक में और एफएससी में और अच्छे नंबर इंप्रूव करके आए होते हैं। कुछ बच्चे इंप्रूवर्स होते हैं, ठीक है, और ये जो 3 महीने की जो मेहनत होती है, ठीक है, 3 महीने की मेहनत को आप पिछले 4 सालों की मेहनत के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। ऐसे समझ भाई, ये 3 महीने जस्ट आपको दिन रात एक करनी होती है कि जस्ट ये डायरेक्शन होती है कि आप मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेने वाले हो। और समझ भाई आपसे कोई ब्लंडर लगा हो एमकेट में? कुछ एमकेट में देते हुए पढ़ाई में तो यही था कि मुझे लगा कि फिजिक्स में मुझे काम करना चाहिए था, और थोड़ा सा होता है यार जो अब आपको रिग्रेट तो फील होता होगा कि जब इतने पैसे लग रहे हैं फीस। 87% पे मेरा एडमिशन यहाँ हुआ था उस टाइम, 89.1 मेरिट था या मतलब गवर्नमेंट का, और बीडीएस के 88.980 या जो भी था 88 पे था, 88.9। अब यही था कि मेरे 4 से 5 अगर एमसीक्यूज मैं अब तक सोचता हूँ कि अगर मेरे ठीक हो जाते ना 4 से 5 एमसीक्यूज, वो भी सिर्फ मेरी गफलत की वजह से, जो मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं किए या लापरवाही की वजह से मैं डाटा लिखता हूँ, डाटा गलत पुट कर दिया ऊपर से देख के, वो सारा। अच्छा मेरा और सिर्फ मेडिकल प्राइवेट में नहीं है आपको सफर करना, आप जब गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं तो आप जब अप्लाई करते हैं आपकी प्रेफरेंसेस वो लोग देखते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बने होते हैं उनको पहले जॉब की प्रेफरेंस देते हैं। बेशक वो लोग हम सेम उसी स्टेप से गुजर के जाते हैं, उनका जो रिटर्न होता है हमारा वही रिटर्न होता है, उनसे जो वाइवा प्रैक्टिकल ओएसपी जिस तरह वो करते हैं सारा सिस्टम सेम है, लेकिन जब आती है जॉब की बारी या कोई भी अच्छा ओहदा देने की बारी वो प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट को, सिर्फ उसी 2, 4, 5 एमसीक्यूज की वजह से हमारे साथ यही हो रहा है। अच्छा 5 साल पूरे आप बच्चों जो मुझसे ब्लंडर हुआ था पेपर के अंदर वो ये हुआ था, मेरा एग्रीगेट बना 88.8%। मुझसे गलती क्या हुई थी कि मेरे साथ एक लड़का बैठा था, ठीक है, वो मेरे नंबर थे 1004, उसका नंबर था 1040, मुझे लगा कि वो मुझसे ज़्यादा पढ़ने वाला है, ठीक है। अब मुझे ये उस वक्त ना ऐसे बंदे के ना दिमाग के ऊपर कपकपी होती है या इस तरह की कैफियत होती है कि ना बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि ना क्या होगा, कैसे होगा, मेरा ये आगे फ्यूचर बनने वाला है कि नहीं बनने वाला। मैंने साथ वाले से पूछा कि 38 का आंसर, 39 का, 51 का, 82 का, इस तरह मैं पूछता गया। मुझे इतना भी पता नहीं था वहाँ पे कि भाई शफलिंग हुई होती है एमसीक्यूज के अंदर। मैंने उससे पूछ के वो लगाता गया। मैंने 8-10 एमसीक्यूज देखे थे, ठीक है, मतलब कि ना वो भी ऐसे देखे थे कि बड़ी मुश्किल से देखे थे, जब अटेंडेंट उतर जाता था कभी कोई नकल हो जाती थी, ठीक है। मैंने 8-10 एमसीक्यूज ऐसे कवर किए, लेकिन अगर मैं वो खुद से कर लेता कि वो मेरे 4 एमसीक्यूज 8-10 में से ठीक होता तो मेरा गवर्नमेंट में हो जाता। बात यही है कि ना खुद पे बिलीव करो, खुद पे सीखो कि भाई जो अपनी थिंकिंग से जो पेपर होता है, जो अपनी सोच से पेपर होता है ना, जब आप किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हो पेपर सॉल्व करने के दौरान, वो क्या होता है आपका दिमाग माउफ हो जाता है, आप कुछ नहीं सोच पाते हो, चाहे आपको आता भी होना फिर भी नहीं याद आ रहा था, क्योंकि आप तो डिपेंडेंट हुए बैठे दूसरे के ऊपर। और समा भाई क्या आपसे गलती हुई थी?
आपकी रूटीन क्या थी जिसकी वजह से आपने वो मार्क? जो मेजर था ना, बस वो थोड़ा हॉस्टल इश्यूज थे। मतलब ये है कि वो तो हर जगह होते हैं। तो इसके अलावा और यही मैं सुना था आप सिनेमा भी जाते थे। नहीं, सिनेमा वो शुरू में जब गए थे फ्रेश दौर था। अच्छा, ये जो फ्रेशर होते हैं ना, उनको एक अजीब किस्म का गुरूर होता है। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, बाकियों की भी बात करूँगा कि हम डॉक्टर, ठीक है, हम MD कैट, हम ये हम वो, कि खुद को कुछ चीज़ समझते हैं कि ना हम पढ़ने कहाँ हैं, हमसे पेपर ये हो जाएगा, ऐसे 200 MCQ होते हैं, ऐसे करके वापस आएंगे और एडमिशन हो जाएगा। बच्चे ऐसा अगर आप इस वक्त सोच रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। हमेशा मेरिट उसका बनता है जो कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ऐसे कांस्टेंट रूटीन के साथ चल रहा हो, ठीक है। अपनी हर चीज़ को ना, अपने टाइम को मैनेज करे, अपने पंक्चुअल हो हर चीज़ में। और एक बात ये कि नमाज की रेगुलरिटी जिस बंदे के पास होगी MCAT की तैयारी के अंदर, उसके ऐसे ना टाइम डिवाइड होगा कि मैंने यहाँ से लेकर असर से जोहर से पहले ये वाला पढ़ना है, असर से पहले ये पढ़ना है, मगरिब से पहले ये पढ़ना है। समझ ऐसे ना, टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल तब आपको जाके इम्प्रूव होगा जब आप नमाज को रेगुलर बनाओगे। आप उठोगे भी टाइम पर सुबह, क्योंकि जो अक्सर बच्चे होते हैं वो तो 11-12 बजे उठ रहे होते हैं, नाश्ते बन रहे होते हैं और ये हो रहा होता है और छोले खाने जा रहे होते हैं, ऐसे ना। जो नमाज होती है ना, ये जिंदगी के अंदर रेगुलरिटी लेके आती है। अगर आपने ना फजर पढ़नी है, आपको पता है मैंने फजर के लिए उठना है, ठीक है, तो आप फजर पढ़ते हो, उठना तो आपने है, उसके बाद आप दोबारा सोते नहीं हो, मोस्टली स्टूडेंट नहीं सोते, उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद ये है कि आपकी एक टाइमिंग बन जाती है, आपने इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है, आपको नींद आ जाती है। इस तरह है कि अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मिसाल के तौर पर फजर की नमाज नहीं पढ़ी, मैं रात देर तक जागता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं सुबह जिस टाइम उठूँ मेरा मसला नहीं है। अगर मैं कहूँगा कि मैंने नमाज लाजमी पढ़नी है, तो मुझे 12 बजे 11 बजे पढ़ के सोना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुबह उठना भी है। तो ये एक चीज़ रेगुलर, पहले 2-4 दिन डिफिकल्टी आती है, उसके बाद बंदा नॉर्मल हो जाता है, बंदा रूटीन बन जाता है। नमाज नहीं पढ़ते हो ना आप ड्यूरिंग प्रेप ऑफ MD कैट, तो अपनी ज़िंदगी के अंदर ना एक तबाही लेके आ रहे हो, जो कि आपको ना रोक रही है कि आपका ना मेरे वो जो है फ्यूचर सिक्योर नहीं कर रहे हो अपना। नमाज पढ़ोगे अपना ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट हो जाएगा कि मैंने सुबह नमाज के बाद पढ़ना शुरू, ऐसे इफ्तिकार भी ऐसे ना, सुबह आप उठते हो, ठीक है, पढ़ना शुरू करते हो, जोहर के बाद खाना खाते हो, फिर बैठ के पढ़ना शुरू करते हो। ये एक रूटीन है, ठीक है, एक ना टाइम टेबल है नमाज, ठीक है, जो कि आपको ना अपनी कामयाबी की तरफ लेके जाती है। और समझ भाई आप क्या ऐड करना चाहेंगे आप? यही है कि जितनी हो सके क्लास के अंदर, मतलब नोट्स अच्छे बनाए, वो अपने नोट्स बनाए जो आपको समझ आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाए, दूसरों के नोट्स कॉपी नहीं करने होते, अपने बनाए जो आपको समझ आ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना मेरे नज़दीक, जिसके ऊपर मैं भी तवज्जो देता था, वो थी डिस्कशन टेस्ट की। अब टेस्ट तो सारे दे देते हैं, मैं भी दे देता था, लेकिन जब टेस्ट की डिस्कशन की बारी आती है ना, तो आधे लड़के जो होते थे वो निकल जाते थे क्लास से। उनको पता था कि ये गलत हो गया, ठीक है, ये सही हो गया, ठीक है, वो सुनते भी नहीं थे। कुछ लोग ऐसे थे, बस ठीक है, हाँ जी ये मेरा ठीक है, ये मेरा गलत है। उसके बाद उनको ये नहीं सोचना कि क्यों गलत हुआ, मैंने कैसे गलत किया, उसके नोट्स बनाऊँ, मैं उसको सोचूँ, ये मैं इतना पढ़ के ये मेरा क्यों गलत हुआ। जब तक आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे ना, आप MD कैट में आगे नहीं जा सकते। आप जितना रटा लगा लो, ठीक है, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अच्छा, जब ना बच्चों, जब हम टेस्ट देने जाते हैं मुख्तलिफ इदारों में, किप्स में, स्टार्स में, हम उनके पेपर अटैम्प्ट करते हैं, हमारे नंबर आते हैं 60 में से 25, 20, 21, 18, ऐसे ना। शुरू में हम खुद को इस बात की तसल्लियाँ दे रहे होते हैं कि टेस्ट बहुत मुश्किल था इसलिए हमने अटैम्प्ट नहीं किया। और भाई जाके डिस्कस तो करो ना उसको जाके। ये जो आपके पेपर बनाते हैं किप्स में, स्टार्स में, ये लाखों रुपए लेते हैं लोग, और तकरीबन उन लोगों से पेपर बनवाते हैं जो कि ना पेपर सेटर होते हैं, कोई ना कोई MCQ लाजमी आ रहा होता है उसमें से, उन पेपरों में से। वो ऐसे बेवकूफ़ नहीं है जो आपसे इतने पैसे लेके और आपको इतनी ना तैयारी करवा रहे हैं। उनके टेस्ट को फॉलो किया करो, जो भी एकेडमी ज्वाइन करो। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके आउट ऑफ बुक बना रहे हैं, ये वो की पागल है जो पेपर बना रहे हैं बैठ के, कि हर साल वो फ्रेश पेपर बनाते हैं। ऐसा समझ, हर साल फ्रेश पेपर होता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ MCQ होते हैं जिनके बगैर पेपर नहीं बनता, वो MCQ लाजमी तौर पे ऐड होते हैं, ठीक है। उनको लाजमी याद किया करो कि भाई उसमें से वो जो है वो एक्सपर्ट लोग आपके पेपर बनाते हैं और वो बड़े अच्छे पेपर बने होते हैं। और समझ भाई बस यही है कि डिस्कशन जो होती है ना, वो आप अच्छे तरीके से करें, क्योंकि डिस्कशन के बेस के ऊपर आपको अपनी गलतियाँ पता चलती हैं। और मैं कहता हूँ कि ना, जब आप डिस्कशन करते हैं ना, अगर आपको एक अपनी गलती पता चल गई और आपने एक रजिस्टर पे नोट कर लिया उसको,
तो आप एक एंड पे पेजेस 2-3 बनाए, आप अपने पॉइंट्स लिखते जाए, ठीक है, मेरे लिए ये पॉइंट गलत हुआ था, इसको मैंने इस तरह सॉल्व करना है। जब आप अगले टेस्ट जब आएंगे, पहले होता है चैप्टर यूनिट वाइज होते हैं, उसके बाद जब 2 to 3 यूनिट्स के इकट्ठे टेस्ट होते हैं, फिर आप उनको याद करके दोबारा उसको जब गो थ्रू करेंगे तो उस अगले टेस्ट में वही आधे MCQs वही आए होते हैं, क्योंकि रिपीट होते हैं ना, लेकिन उसको ना घुमा के जरा और एंगल से पूछा होता है। अगली दफ़ा जब आप वो MCQs देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ ये मेरा पिछली बार गलत हुआ था, ये मेरा ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आपके पहले 20 आए हैं, फिर अगले दिन आपके 40 आएंगे, आप कहेंगे यार वाकई फ़र्क पड़ रहा है, मैं कर सकता हूँ। अगर आपने अपनी पिछली गलतियाँ 20 नहीं सुधारी, आपके अगले टेस्ट में भी वही 20 गलतियाँ, तो आप कहेंगे यार पहले दिन भी 20 थे, अब भी 20 है, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो यही चीज़ होती है, अगर आप अपनी गलती सीखते हो ना MD-CAT में, तो आपको ये एंड तक फ़ायदा देता है। टेस्ट आप जहाँ के भी दो, जैसे भी दो, सवाल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस पैटर्न थोड़ा चेंज होता है, वो उसको बात कोई सीधी डायरेक्ट कर देते हैं, कोई इसको सिनेरियो बना के इंडायरेक्ट बात करते हैं। पाकिस्तान की फेवरेट एकेडमी? मैं पढ़ा हूँ, किप्स से पढ़ा हूँ, मुल्तान में, मोस्टली मैं मुल्तान पढ़ा हूँ, किप्स भी पढ़ा हूँ, मैं मुल्तान स्टार्स इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा हूँ, मैं मुल्तान स्किम्स में भी पढ़ा हूँ, लेकिन जो मेरी फेवरेट है ना वो स्किम्स है, क्योंकि वहाँ एक तो स्ट्रेंथ कम थी और साथ में बहुत बेहतरीन टीचर्स थे, एक एक चीज़ समझाते थे और बहुत मज़ा आया उनके साथ। बच्चों देखो, अगर आपने मेडिकल स्कूल में या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले जाओ मेडिकल कॉलेज का विजिट करो, देखो उनकी लाइफ कैसी है, वो कैसे रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनको क्या क्या मराहत मिलती हैं, उनका हॉस्टल्स कैसा है, उनके खाने कैसे हैं, जाके ज़रा चेक तो करो, उनका लाइफस्टाइल देखो। दूसरी बात, जो हारे हुए लोग होते हैं, अब जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं और जो प्राइवेट के लोग होते हैं, गवर्नमेंट वाले कहेंगे यार आसान होता है, कुछ नहीं होता, टाइम पास करो, हो जाएगा एडमिशन। जो हारे हुए लोग होते हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, वो आपको हमेशा सही गाइड करेंगे, क्योंकि उनका दिल हारा होता है कि भाई हमने इतने पैसे लगाए हैं कि अगले बंदे का नुकसान ना हो। वो आपको हमेशा सही गाइड करेंगे और आपको ट्रैक पे लेके आएंगे। इसलिए किसी ना किसी ऐसे बच्चे से इंटरेक्ट ज़रूर हो कि जो कोई मेडिकल कॉलेज से जो एफिलेटेड हो, जो MBBS कर रहा हो, उससे पूछो, उससे गाइडलाइन लो, मुझसे पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, अपने मसाइल पूछो मुझसे कि भाई ये डिफ़िकल्टी आ रही है, मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि ना आपको डायरेक्शन देने वाला बंदा कौन है, आपको मोटिवेट करने वाला बंदा कौन है, आपको कौन बताता है कि मेडिकल लाइफ कैसी है, क्या होता है और इसकी इनकम कैसी है, इसमें क्या क्या फीलिंग आती है जब हम किसी बंदे को ठीक कर लेते हैं या उसकी डायग्नोसिस बना लेते हैं, उसको कुछ दवाई शवाई दे देते हैं। और सामा भाई, चलो बच्चों, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफिज़।